हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। चलिए भाई, जल्दी सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जितना अभी तक सिलेबस कराया गया है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। आपके यहाँ तक क्लाउड कंप्यूटिंग में 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए भाई, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 4 तक हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5, क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी मींस हम जब भी क्लाउड से, ठीक है, किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं, हम जब भी क्लाउड से किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है हमारी सिक्योरिटी। भाई हम किसी से कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं ना, पहले हमें देख लेना चाहिए क्या जिससे हम सर्विस एक्चुअल में परचेज कर रहे हैं, क्या वहां पर जितना भी हमारा डेटा है वो एक्चुअल में सेफ रहेगा या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है हम डेटा तो भाई इंटरनेट के थ्रू वहां पर सेव करेंगे, ऐसा तो नहीं है सारे। एक्चुअल में हमको पता होगा कि एक्चुअल में डेटा जो है हमारा कहां पर स्टोर किया गया है या फिर किस सर्वर पे एक्चुअल पे स्टोर किया गया है, इसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमेशा हमें जब भी हमें किसी भी सर्विस को परचेज करना है क्लाउड की, ठीक है, तो हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि हमें एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी यदि आप क्लाउड से सर्वर परचेज करते हैं या फिर स्टोरेज परचेज करते हैं या फिर नेटवर्किंग डिवाइस परचेज करते हैं, तो ये सभी किसके अंदर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। इन सब की सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इसे कौन कौन से आपको मेजर याद करने होंगे। ठीक है, मेजर आपको याद करने जिस तरीके से आप अपने वहां सिक्योरिटी को जब आप परचेज करेंगे। दूसरा, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेट सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से होंगे। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्राइवेसी इश्यूज को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मेनली हम यहाँ पर 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड सेकंड लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मेनली हमें किन चीजों के ऊपर कंसिडरेशन करना है। जैसे आपका सर्वर हो गया, जैसे आपका सर्वर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गई, ठीक है, सर्वर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गई, ठीक है, आपकी नेटवर्किंग डिवाइस होगी। इन सभी रिसोर्स को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अगर मान लीजिए कि जो भी डेटा आपके सर्वर पे या फिर एक्चुअल में जो भी आपने वहां से स्टोरेज परचेज की है वो आपने एज अ क्लाउड पर अपना सारा का सारा डेटा आपने वहां पर स्टोर कर रखा है। अगर वो आपका डेटा अगर वो डेटा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग जाता है, यानी किसी एक अनऑथराइज पर्सन के हाथों लग जाता है, तो क्या करेगा, वो आपके सारे के सारे डेटा को यूज कर लेगा। सारा डेटा उसने हैक कर लिया। अब इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जब आपका सारा डेटा ही हैक हो गया तो क्या एक्चुअल में आपके पास कुछ बचेगा। आपकी जितनी भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सब तो क्या कर ली, किसी थर्ड पार्टी ने एक्सेस कर ली। ठीक है, या फिर किसी हैकर ने एक्चुअल में जहां पर जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर से आपने सर्विस ली थी उनका पूरा सर्वर ही हैक कर लिया। तो इस केस में भी क्या हुआ, आपका सारा का सारा डेटा क्या हो गया, वहां पर डैमेज हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से मतलब ये है कि हमें अपने डेटा, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है, हमारे सर्वर है, जितनी भी नेटवर्क डिवाइस है, उनको हैकर्स एंड अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, जिससे हम अपने डेटा को एक्चुअल में सेफ जगह क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का मतलब है क्लाउड सिस्टम में सिक्योर रखना ताकि डेटा, सर्वर, नेटवर्क या अन्य रिसोर्सेज किसी भी साइबर अटैक या फिर अनऑथराइज एक्सेस या फिर डेटा चोरी, ठीक है, या फिर सिस्टम फेलियर से इन चीजों को बचाया जा सके। गुड मॉर्निंग सरिता, सॉरी गुड इवनिंग सरिता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, सर्वर। ठीक है, जैसे आपका सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क डिवाइस हो गया एंड वर्चुअल मशीन हो गया, इन सभी की सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था
तीन टाइप्स की मैंने आपको सर्विस बताई थी। कितने टाइप की सर्विस बताई थी भाई? मैंने आपको तीन टाइप्स की सर्विस बताई थी। चलिए बताइए भाई कौन कौन सी सर्विसेज थी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भाई कौन कौन सी सर्विस मॉडल है। ठीक है, मैंने आपको तीन टाइप के सर्विस मॉडल बताए थे, बताइए कौन कौन से सर्विस मॉडल, बताइए भाई कौन से? सरिता बताइए आप। मैंने आपको थ्री टाइप्स की सर्विस मॉडल मैंने आपको बताए थे, तो बताइए कौन कौन सी सर्विस आप एक्चुअल में क्लाउड से परचेज कर सकते हैं, बताइए भाई। मैंने आपको तीन टाइप्स की बताई थी। पहला, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पर आप केवल क्या लेते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करते हैं। मींस आप नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया। जब आप इस टाइप की सर्विस किससे लेते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, तो उस टाइप को आप क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि जो भी आपका डेटा, यानी कि जो आपका सर्वर पे डेटा है, जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, इनका सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संजीव कुमार। ठीक है, इन सभी का सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। पहला, नेटवर्क सिक्योरिटी, फर्स्ट कंपोनेंट है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब जितना भी आपका डेटा है, जितना भी आपका डेटा है, जो भी डेटा आप क्लाउड से एक्सेस करते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू तो फॉलो होता है, वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू तो मतलब फ्लो होता है। ठीक है, अगर वो आपका नेटवर्क की सिक्योर नहीं है, अगर वो आपका नेटवर्क की सिक्योर नहीं है, तो उसे किसी भी अटैकर के द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपका नेटवर्क क्या हो गया? हैक हो गया। अगर आपका नेटवर्क क्या हो गया? हैक हो गया, तो एक्चुअल में जितना भी आपका डेटा था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वहां पर हैक हो जाएगा। तो आपका नेटवर्क सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क आपका सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम अपने डेटा का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है सरिता, आपने तीनों सर्विस बिल्कुल सही बताई है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, चलिए अब इसके लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का हमें यूज करना चाहिए। पहला, आपका फायरवॉल। ठीक है, हमें फायरवॉल का यूज करना चाहिए। अब फायरवॉल यदि हम यूज करते हैं तो बेसिकली ये आपका एक दीवार की तरह ही काम करता है। ये आपका एक दीवार की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऑथराइज होगा, जो व्यक्ति केवल ऑथराइज होगा, वही डेटा को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज व्यक्ति कोई भी यहां पर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेफ्टी मेजर है। सेकंड की बात करें, इंक्रिप्शन। सेकंड की बात करें तो हम इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? आप सभी ने पहले से पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा आपने। एक्चुअल में इंक्रिप्शन क्या होता है? यानी कि जो आपका डेटा है ना, जो आपका डेटा है, आप अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर लेंगे जिसे कोई आसानी से क्या है? रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट सुना होगा, आपने क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट सुना होगा, जहां पर हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को, जहां पर हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, जहां पर हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। जो आपका साइफर टेक्स्ट है, जो आपका साइफर टेक्स्ट है, एक ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जिसे ह्यूमंस द्वारा, ठीक है, जिसे कि इंसान द्वारा रीड करना आसान नहीं होता है। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका आपका डेटा में लिखा था, सपोज कीजिए आकाश, आपका डेटा लिखा हुआ है ये आकाश, ये क्या एक्चुअल में आपका डेटा है। ठीक है, अब आपने क्या किया यहां पर? इनक्रिप्शन, आपने यहां पर इनक्रिप्शन मेथड का लगाया, और ठीक है, इनक्रिप्शन लगाने के बाद आपने डेटा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, हैज @ 1 2 4 3 5। अब आपने क्या किया है? जो आपका डेटा था, आपने इंक्रिप्शन मेथड का यूज करके अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया है जिसे अब नॉर्मल इंसान को समझना डिफिकल्ट है। अच्छा, एक्चुअल में आप बता सकते हैं आप इस वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं बता सकते ना। तो इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं? अपने डेटा को क्या करते हैं? एक सुरक्षित कोड के अंदर क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं, ताकि उसे आसानी से चुराया ना जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। सेकंड, ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, वीपीएन। ठीक है, वीपीएन क्या है? आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम एक्चुअल किस लिए यूज करेंगे? ठीक है, यदि हम वीपीएन का यूज करते हैं ना, तो
जो हमारा डेटा, मान लीजिए जो आपके डेटा जहां पर स्टोर है, ठीक है, जो उसकी आईपी एड्रेस होगा वो बार बार क्या होता रहेगा, आपका चेंज होता रहेगा। सपोज कीजिए जो आपका डेटा सेंटर है वो तो दिल्ली के अंदर है, आईपी एड्रेस, ठीक है, दिल्ली की लोकेशन है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका डेटा जो स्टोर है, सपोज कीजिए मुंबई के अंदर स्टोर है, यानी कि एक्चुअल में आपका जो करंट आईपी एड्रेस है वो नहीं दिखाएगा, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पर वो चेंज होती रहती है। हमें वहां पर क्या है, वीपीएन का भी यूज करना चाहिए। यह सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे क्या है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहां पर हम अपने डेटा को आसानी से यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है और इनके लिए कौन कौन से मेजर्स का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, पहले हम फायरवॉल्स का यूज कर सकते हैं, वीपीएन का यूज कर सकते हैं, एंड इंक्रिप्शन मेथड का हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा की सिक्योरिटी तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो होता है उसका डेटा, वो होता है उसका डेटा। अगर वो ही डेटा क्या हो जाता है, किसी अनऑथराइज पर्सन, किसी अनऑथराइज पर्सन या फिर हैकर के द्वारा हैक कर लिया जाता है, तो उस कंपनी की जितनी भी, उस कंपनी की जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या कर लेगा, वो उसको हैक कर लेगा। जब हैक कर लेगा तो हो सकता है क्या कर ले भाई, वो कंपनी से क्या करे, कुछ पैसे मांगे, आप मुझे इतने पैसे दीजिए तभी मैं क्या करूंगा, आपके यहाँ जो डेटा है उसको मैं रिलीज करूंगा। तो डेटा की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करता हूं क्लाउड की, तो क्लाउड पे जो भी आपका डेटा है, क्लाउड में आपका जो भी डेटा है वो क्या है, आपका इंटरनेट के थ्रू क्या है, सारा का सारा डेटा वहां पर स्टोर होता है। ठीक है, अब उसे डेटा क्या है, रिमोटली हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम डेटा को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, सिक्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या हमारे डेटा को वहां से एक्सेस कर पा रहा है, नहीं, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इन द क्लाउड डेटा इज स्टोर ऑन द रिमोट सर्वर। डेटा कहां पर स्टोर होगा, आपके रिमोट सर्वर पर एक्चुअल में स्टोर होता है। सो इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हैकिंग। तो इसलिए इस डेटा को हैकिंग, ठीक है, या फिर किसी भी हैकर से क्या है, एक्चुअल में उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी से भी उसको सेव करना, एंड अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ना तो मैं जानता हूं ना ही उसे क्लाउड प्रोवाइडर जानता है, लेकिन उसने क्या कर लिया, हमारे डेटा को वहां पर क्या कर लिया, हैक कर लिया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का हमें वहां पर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से हमें सुरक्षा उपाय करने चाहिए, इनके लिए हमें कौन कौन से सुरक्षा उपाय करने चाहिए। पहला, आपका डेटा बैकअप। तो मान लीजिए कि जो आपका डेटा है, ठीक है, जो आपका डेटा है, आप सारा डेटा क्या है, एक्चुअल में क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं, ये बात ठीक है, आपने क्लाउड से डेटा क्या कर दिया, आपने सारा डेटा क्या है, क्लाउड पे एक्चुअल में स्टोर कर दिया, ये बात ठीक है, लेकिन आप अपने डेटा का बैकअप भी रखेंगे, आप अपने डेटा का बैकअप भी रखेंगे, यानी कि जो आप डेटा वहां पर एक्चुअल में क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं ना, उसकी कॉपी एक आप अपने पास भी रखेंगे। क्यों रखेंगे सर, क्यों रखेंगे सर, जब हम डेटा सारा क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है भाई, हम सारा डेटा अपना क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या कोई वल्नरेबिलिटी निकल जाए, कोई वल्नरेबिलिटी ऐसी निकल जाए जिस कारण से क्या हो जाए, उनका सिस्टम क्या हो जाए, हैक हो जाए। अगर सपोज कीजिए, अगर उनका सारा सर्वर क्या हो गया, हैक हो गया, तो भैया आपका डेटा भी गया ना, अब तो आपका डेटा भी गया। लेकिन यदि आपने अपने डेटा क्या बना रखा होगा, बैकअप बना रखा होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक्चुअल में आपके डेटा ही क्या है, एक कॉपी तो सेफ है। चलिए, वहां पर डेटा लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक कॉपी तो है, इसलिए डेटा का बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करना चाहिए ताकि डेटा लॉस ना हो। अगर कहीं पर बाय द वे वहां से उनका डेटा क्या है, किसी तरीके सर्वर उनका हैक भी हो गया, डेटा सारा आपका चला गया, तो आपके पास क्या है, आपका डेटा आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन। फिर से मैंने आपको बताया, इनक्रिप्शन का मतलब तो वही कि डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना चाहिए ताकि उसे आसानी से चुराया ना जा सके। अभी मैंने इनक्रिप्शन आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल। ऐसा नहीं है मैंने कोई क्लाउड से सर्विस मैंने एक्चुअल में परचेज कर रखी है, अब ऐसा नहीं है मैंने क्लाउड से कोई सर्विस परचेज की है तो मैं अपना पासवर्ड क्या है सबको दे दूंगा कि भाई तू भी देख ले मेरे यहाँ डेटा स्टोर है, तू भी देख ले मेरा डेटा स्टोर है, तू भी देख ले मेरा, नहीं, मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल वहां पर क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। मींस केवल जो ऑथराइज पर्सन है ना, जो केवल ऑथराइज पर्सन है वही डेटा को एक्सेस कर सकता है। यानी कि एक मैं और सपोज कीजिए कोई मेरा दूसरा पार्टनर है, हम दोनों क्या करेंगे, वहां पर डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ये हमने क्या वहां पर
एक्सेस कंट्रोल बेसिकली हमने बना ली। ऐसा नहीं है कि हम अपने पासवर्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को भी जाके भी दे देंगे कि भाई ले ये मेरा पासवर्ड और तू डायरेक्टली जाके कर ले, एक्सेस कर ले। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका डेटा भाई थेफ्ट तो खुद ही हो जाएगा। पता नहीं, हो सकता है कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, जो अपना आदमी होता है सबसे ज्यादा धोखा वही देता है। आपने सुना भी होगा हमेशा ऐसा। तो आपने तो मजे मजे में दे दिया कि चल यार ये तो दोस्त है, ये तो कुछ नहीं करने का, लेकिन क्या किया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने आपके डेटा को निकाला और किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। ठीक है, ये भी तो इश्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेंगे, वहां पर एक्सेस कंट्रोल को आप वहां पर यूज करना पड़ेगा। एक्सेस कंट्रोल का मतलब केवल क्या है, आप ऑथराइज पर्सन को, जो आप लगता है कि हाँ ये मेरे साथ का है या फिर ये मेरे बिजनेस का पार्टनर है, तो इसको मैं डेटा एक्सेस दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सभी डिपार्टमेंट को क्या कर दूंगा, एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना, यानी केवल ऑथराइज यूजर को डेटा देखने या फिर एडिट करने की आपको यहाँ पर अनुमति देनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेफ्टी मेजरमेंट में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसे शॉर्ट में IAMB कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्चुअल में जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा है वो रिमोट सर्वर पे एक्चुअल में स्टोर होता है। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअल में जो आपका डेटा है उसको कौन तो देख रहा है, कौन उस डेटा को एडिट कर रहा है। ठीक है, कौन उस डेटा को एडिट कर रहा है, ये सारी चीजों का आपको वहां पर कंट्रोल करना होगा। नहीं, कंट्रोलिंग हु कैन लॉग इन द क्लाउड सिस्टम, आपको कंट्रोल करना होगा, एक्चुअल में चेक करना होगा कि आपका जो क्लाउड सिस्टम है उसमें लॉग इन कौन कर रहा है। हु कैन व्यू द डेटा, कौन डेटा को देख रहा है, एंड हु कैन मेक चेंजेस, और उस डेटा के अंदर कौन चेंजेस कर रहा है। ये सारी चीजों आपको वहां पर क्या करनी पड़ेंगी, कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आपने किसी व्यक्ति को एक्सेस दे रखा है कि हाँ केवल आप वहां पर डेटा को देख सकते हैं, अगर वो वहां पर डेटा क्या कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, तो जब आप कंट्रोल करेंगे तभी तो बता पाएंगे भाई हमने तुमसे कहा था केवल आप डेटा वहां पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए किसने आपने परमिशन दी। ठीक है, इस चीज के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको पहले फिक्स करना होगा कि भाई ये व्यक्ति केवल डेटा को देख सकता है, ये क्लाउड वाले डेटा हमारे वहां पर एडिट कर सकता है। ये सारी चीजें आपको वहां पर मैनेज करनी पड़ेगी। अब इसके लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय एक्चुअल में करने होंगे। सबसे पहला मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन, जिसे MFA बोलते हैं, मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने जीमेल के अंदर भी सुना होगा, आपने जीमेल के अंदर सुना होगा टू वे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, टू वे ऑथेंटिकेशन आपने सुना होगा। यदि आपने अनेबल कर रखा होगा तो अच्छी बात है, और यदि आपने अभी तक अनेबल नहीं कर रखा तो सभी स्टूडेंट अनेबल कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। इसका सिक्योर का मतलब समझिए। ठीक है, जैसे आप हैं और आपका दोस्त है। ठीक है, अब दोस्ती में कभी कभी क्या होता है कि भाई देख ये मेरी जीमेल है, ये मेरी जीमेल है और ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरी जीमेल आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। आपने मजे मजे में अपने दोस्त को बता दिया, आपके दोस्त ने भी सुन लिया कि भाई इसकी जीमेल आईडी तो मुझे पता है, जीमेल आईडी सबको पता रहती है, पासवर्ड नहीं पता होता, पासवर्ड भी आपने उसे बता दिया। तो कभी उसका मन हुआ कि मुझे आपके किसी जीमेल को क्या करना है यहाँ से, ठीक है, जीमेल के अंदर क्या करना है, मुझे आपके किसी डॉक्यूमेंट को वहां से चुराना है। तो भाई उसके पास आपकी जीमेल भी है, उसके पास आपका पासवर्ड भी है, तो वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करेगा भाई, जब जीमेल भी है और पासवर्ड भी है, जैसे उसे लॉगिन करेगा, अगर आपने टू वे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है, टू वे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है, तो जो आपका मतलब जो फ्रेंड है वो आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेगा। अब जब अकाउंट लॉगिन हो गया तो भैया सब कुछ गया। पता है ना, अगर आपने बता दिया कि भाई मेरा बैंक अकाउंट ये है और मेरे बैंक का जो OTP है जो डालते हैं भाई ये है, तो उसे क्या चाहिए, सारी चीज तो उसे मिल गई, अब तो आपका सारा डेटा गया। लेकिन यदि आपने टू वे ऑथेंटिकेशन लगा रखा है ना, तो यदि आपके दोस्त को आपका जीमेल और उसका पासवर्ड दोनों चीज पता है, तब भी वो आपकी जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकता। सर कैसे नहीं कर सकता, जैसे ही वो आपकी जीमेल में जाएगा, जो आपकी जीमेल आईडी डालेगा, फिर आपका पासवर्ड डालेगा, ठीक है, जैसे ही उसे लॉगिन करेगा आपके पास क्या आएगा, एक OTP आएगा। उसको पासवर्ड पता है, उसको जीमेल ही पता है, उसके बाद भी आपके पास क्या आएगा, एक OTP आएगा। अगर भैया तुमने वो OTP बता दिया तो तुम सोच लोगे यार मेरा दोस्त सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसे तो मैं एक्सेस दे दूंगा। लेकिन यदि आपको लगा अरे ये तो कोई मेरा अकाउंट लॉगिन कर रहा है, तो आप देखेंगे अच्छा OTP, तो OTP आप बताएंगे ना, OTP क्यों बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का कितना बड़ा
मतलब इश्यूज हमारा यहाँ पर रिलीज होता है। किसी व्यक्ति को यदि हमारा पासवर्ड भी पता है ना, किसी व्यक्ति को पासवर्ड भी पता है ना जीमेल का, तब भी वो हमारे अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकता। कब तक? जब तक हम उसे ओटीपी ना दे। तो यदि आपने अभी तक अपने मोबाइल्स वगैरह जीमेल के अंदर क्या है, आपने टू वे ऑथेंटिकेशन नहीं सेट कर रखा है, तो सभी स्टूडेंट सेट कर लेंगे। कभी कभी हम ऐसे फ्रेंकली दे देते हैं कि ले भाई ये मेरी जीमेल है, ये मेरी आईडी, जो तेरा मन करे कर लेना। ठीक है, बेशक उसे मजे में दे दीजिए, लेकिन क्या है, आपने टू ऑथेंटिकेशन कर रखा है। जब भी लॉगिन करेगा तो मुझे तो पता होगा ना, कर ले भाई जब तक तेरा मन करे लॉगिन। लॉगिन करेगा तो मुझे पता ही लग जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि यदि आपका जो क्लाउड से यदि आपने सर्विस ले रखी है ना, यदि आपने किसी को पासवर्ड दे दिया है ना, यदि आपने किसी को वहां पर पासवर्ड भी दे दिया है ना, पासवर्ड के साथ क्या है, आपके पास कुछ ऑथेंटिकेशन और भी होने चाहिए कि बेशक किसी व्यक्ति को पासवर्ड पता है, ठीक है, लेकिन वो तभी लॉगिन करेगा जब वो क्या करेगा, वहां पर ओटीपी फिल करेगा। या फिर किसी व्यक्ति को पासवर्ड भी पता है ना भाई, मतलब जब भी सिस्टम को लॉगिन कर सकता है, क्या करेगा, वहां पर वो फिंगरप्रिंट की क्या होगी, वहां पर नीड होगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमें मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लगाने होंगे। भाई किसी को पासवर्ड पता है तब भी ठीक है, लेकिन तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक या तो ओटीपी ना डाले या फिर अपनी फिंगर ना लगाए। इस तरह की सिक्योरिटी हमें वहां पर मेजर करके रखनी चाहिए। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भाई किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है कि आप ना प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए रोल फिक्स कर देंगे। मींस आप समझिएगा कि आपकी ना एक आईटी कंपनी है, ठीक है, और आईटी कंपनी की बात करें तो वहां पर एक अकाउंट सेक्शन भी होगा, एक कस्टमर सपोर्ट भी होगा, ठीक है, एक आपका एचआर रूम भी होगा। ठीक है, वहां पर आपने सभी के लिए क्या कर दिया, अपने एक्सेस के लिए रूल्स बना दिए कि जो केवल अकाउंटिंग वाला है ना, जो केवल अकाउंटिंग वाला है, केवल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, यूजर के अकाउंट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन को वहां पर चेक कर सकता है। इसी तरीके से जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो केवल कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वहां से एक्सेस कर सकता है, ना कि किसी एम्प्लॉय की। इसी तरीके से एचआर वाला हो गया, इस तरीके से आपका बैकएंड वाला हो गया, फ्रंट एंड वाला होगा। आपने क्या किया, सभी के रोल्स के बेस पे क्या है, उनके लिए क्या है, वहां पर आपने सिक्योरिटी को बेसिकली वहां पर इंप्लीमेंट आपने करा दिया है। यानी कि हर यूजर और उसके काम के अनुसार क्या कहते हैं, आपको वहां पर एक्सेस देना, जैसा उसका काम है वैसे क्या दिया ना, आपने उसको एक्सेस दे दिया। अब ऐसा नहीं है भाई, काम तो आपका अकाउंटिंग वाला है कि आपको केवल जितने भी एम्प्लॉय है ना, उनका पेमेंट वगैरह के बारे में सारी चीजें आपको चेक करनी है, लेकिन आप किसी एम्प्लॉय का डेटा चेक कर रहे हैं, भाई डेटा चेक करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है। ठीक है, या फिर जो आपका कंपनी का डेटा एक्चुअल में क्लाउड पे किस तरीके से स्टोर है, आप वो सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। ये चीजें कोई दी गई हैं आपको। आपका क्या काम है, आपका केवल काम है यहाँ पर अकाउंटिंग काम करनी, फाइनेंशियल वाली चीजें दे आपको देखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आपने जो भी यूजर है उनको यूजर लेवल पे आपने क्या कर दिया है, सभी के रोल बेस पे जैसा उसका काम है वैसे क्या कर दिया, आपने उसको वहां पर एक्सेस प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको क्या है, जो आपका पासवर्ड है ना, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ऐसे क्या है, आपको कोई सिंपल पासवर्ड नहीं बना देना। जैसे कि आपने कोई सर्विस परचेज की जिसका नाम है अंकित, जैसे आपने बना दिया अंकित @123, नहीं, सिक्योर पासवर्ड बनाइए। ठीक है, यानी कि उसमें @ या फिर स्पेस सिंबल या फिर किसी और चीज का वहां पर आप यूज कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर आपने क्लाउड से कोई एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस आपने परचेज की है, अगर क्लाउड से आपने एज अ सॉफ्टवेयर एज अ कोई सर्विस आपने परचेज की है, तो भाई उसकी सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लाउड से चलने वाली एप्लीकेशन जैसे कोई वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन कौन से हमें सेफ्टी मेजरमेंट का यूज करना होगा। सबसे पहले सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस। यदि आप ना अपने कोड को ही इस तरीके से लिखें जिससे कोई दूसरा व्यक्ति क्या ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। सेकंड, रूटीन सिक्योरिटी अपडेट। रूटीन सिक्योरिटी अपडेट्स का मतलब क्या है कि आपको टाइम टू टाइम आपके एप्लीकेशन के जो भी अपडेट आ रहे हैं ना, आपको वो करते रहने। ऐसा नहीं है कि भाई वहां से तो अपडेट आया आपके सॉफ्टवेयर का, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, भाई टाइम टू टाइम अपडेट आते रहेंगे, वो आप सभी के सभी आपको अपडेट करने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें। नेक्स्ट आपका फिजिकल सिक्योरिटी। अब फिजिकल सिक्योरिटी क्या है कि एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि क्लाउड में, जो आपका क्लाउड में हम डेटा स्टोर करते हैं, वो एक्चुअल में हमेशा डेटा का सारा डेटा क्या इंटरनेट पे पड़ा रहता है, नहीं, कहीं तो भाई उसका प्लेस होगा, कहीं तो एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर उनके एक्चुअल में सर्वर बनाए जाते होंगे और आपका डेटा वहां पर फीड किया जाता होगा या फिर वहां पर सारा आपका डेटा स्टोर किया जाता होगा। तो उस जगह की सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेजर्स का यूज करना चाहिए। सबसे पहले सिक्योर डेटा सेंटर, यानी कि जो आपके डेटा सेंटर एक्चुअल में जहां पर आपके डेटा को स्टोर किया है ना, उनका सिक्योर होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। इसके बाद बायोमेट्रिक एक्सेस, ऐसा नहीं है जो आपके डेटा सेंटर है जो आपने बना रखे हैं, ऐसा नहीं है उसमें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जाकर क्या है डायरेक्टली उसके अंदर एंटर चला जाता है और वहां पर सारी चीजें देख लेता, नहीं। आप क्या लगाएंगे, बायोमेट्रिक आप वहां पर सिस्टम लगा देंगे एंट्री गेट पे, जो केवल ऑथराइज पर्सन होगा वही केवल अंदर जा सकता है और जो डेटा से रिलेटेड चीजें वहां पर क्या करता है उनको एक्सेस कर सकता है या फिर चेक कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटीज गार्ड, वहां पर आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, जिससे क्या है यदि कंपनी है जो मेन मालिक होगा जो भी जिस तरीके के, मान लीजिए आईबीएम का जो प्रोवाइडर है या फिर आपका गूगल क्लाउड है, तो उनकी कंपनी को क्या है मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए क्या है वहां पर आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जिससे कंपनी की सारी एक्टिविटीज घर बैठे भी क्या है देखी जा सके। आप वहां पर प्रॉपर गार्ड्स रखिए, जिससे क्या है कोई यदि बीच में कोई कुछ लोग आते हैं यदि जबरदस्ती डेटा में घुसने की एंट्री करते हैं तो वहां पर आपके गार्ड्स वगैरह भी होने जरूरी है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चाहे फिजिकल आपका पेज 2 बार आ गया है, इस पेज को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, कौन कौन से चैलेंजेस बेसिकली हमें यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट आपका थ्रेड ऑफ डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग, सबसे बड़ा यहाँ पर जब भी हम डेटा क्लाउड पर स्टोर करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि सारा का सारा डेटा हमारा इंटरनेट पे स्टोर होता है। ठीक है, जिसे हम रिमोटली कर सकते हैं, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा हमें डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हमारा डेटा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा क्या कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए। ठीक है, ये हमारा क्या है एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। सिंस डेटा इज ऑन द इंटरनेट इट कैन बी स्टोलन, क्योंकि डेटा सारा सारा कहां पर है आपका इंटरनेट पे, तो भाई उसको हमेशा चोरी होने का हमारा डर बना रहता है। नेक्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, यदि हमारा डेटा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग गया, यदि हमारा डेटा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग गया तो हमारा सारा डेटा क्या कर लेगा, वो मिसयूज कर लेगा। तो इसका भी हमेशा हमें डर बना रहता है जब भी हम अपने डेटा क्या करते हैं क्लाउड पर स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ डीडोस, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसका मतलब क्या है, डीडोस अटैक आपने सुना होगा, डीडोस आपने अटैक सुना होगा। एक्चुअली में डीडोस अटैक होता क्या है कि मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, एक्चुअल में क्या है, ये क्या है एक्चुअल में आपकी वेबसाइट या फिर कोई सर्वर है। ठीक है, जो आपकी ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम की कैपेसिटी है, इस सिस्टम की कैपेसिटी है क्या कि केवल क्या है 1000 यूजर को, 1000 यूजर को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। इस सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि केवल एक समय क्या है, केवल 1000 यूजर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। लेकिन इसका क्या हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, यानी कि 2000 लोगों ने क्या कर लिया वहां पर एक साथ में क्या कर लिया वहां पर उसको एक्सेस करने का ट्राई किया। तो उस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, वहां पर वो डैमेज हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो सर्वर उसका डाउन हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हमें वहां से बच के रहना चाहिए। ठीक है, समझिएगा, किसी वेबसाइट या सर्वर को ठप करने के लिए किए जाने वाला साइबर हमला। ठीक है, जब हमें पता है कि हमारी जो वेबसाइट है ना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि केवल एक समय के अंदर क्या केवल 1000 यूजर को क्या कर सकती है, वो हैंडल कर सकती है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस वेबसाइट के ऊपर क्या बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया। लोड कितना बढ़ा दिया कि आपने एक शहर के ऊपर जने कितने कर दिए, आपने यहाँ पर 2000 लोग कर दिए। अब जब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 की है, तो क्या ये सिस्टम इसको झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम जो है क्या क्रैश हो जाएगा। तो इस चीजों का भी हमें हमेशा डर बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लीगल एंड कॉम्प्लायंस इश्यूज। ठीक है, अब ऐसा होता है कि देखो हर कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हर कंट्रीज की अपनी क्या है पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए यदि इंडिया का डेटा है, ठीक है, अगर वो डेटा क्या है आपने क्लाउड पर स्टोर किया, लेकिन वो डेटा एक्चुअल में जो उसका सर्वर है कहां पर स्टोर है, एक तरीके आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए अमेरिका में उसका क्या है मेन सेंटर बना हुआ है, यानी कि जो आपका इंडिया वाला डेटा है वो एक्चुअल में स्टोर कहां पर है, अमेरिका के अंदर स्टोर है। तो यहाँ के रूल्स हमारे अलग होंगे एंड वहां के रूल्स क्या होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास कुछ लीगल इशू आ सकते हैं, गवर्नमेंट इशू, जिससे कि वहां पर क्या है हर तरह के जो कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज के क्या है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वहां पर अलग अलग होते हैं। कई देशों के कानून क्लाउड डेटा सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इनसाइडर थ्रेड, अब इनसाइडर थ्रेड्स का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम अपना समझते हैं वही क्या निकलता है, सबसे बड़ा चोर निकलता है ना। तो वही ये वाली बात है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद डेटा चोरी कर सकता है, ये चीज का भी क्या है हमें अंदर डर बना रहता है कि बेशक हमने सारा डेटा अपना क्या है क्लाउड के अंदर स्टोर कर रखा है, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर कहता है कि हाँ हम आपका डेटा क्या है बिल्कुल सिक्योर रखेंगे, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी का कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वहां से डेटा का आपको चोरी करे और किसी थर्ड पार्टी को जाके बेच दे। ठीक है, जैसे आपने फेसबुक के ऐसे कई सारे केस सुने होंगे जिसमें क्या है कि फेसबुक ने यूजर का डेटा क्या है वहां पर प्राइवेट कर दिया था।
यानी कि डायरेक्टली वहां से डेटा निकाला और क्या है उसको सेल करना शुरू कर दिया। इस तरीके के कैसे काफी सारे केसेस आपके फेसबुक के ऊपर पहले से लगे हुए हैं, आप इंटरनेट पे क्या है इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए भाई किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम केवल इतने ही टॉपिक्स रखेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो भाई कोई स्टूडेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है भाई, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि आपका चैप्टर नंबर जो 5 है ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, ट्राई करेंगे। ठीक है, देखेंगे कितना लेक्चर की लेंथ होगी, इसके हिसाब से जितने टॉपिक्स होंगे, मेनली 2 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 टॉपिक्स को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं सर जीता। ठीक है, चलिए तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर कल इसी टाइमिंग पर। सभी बच्चे स्टूडेंट फिर से इसी टाइम पर आ जाएगा। आपकी क्लाउड क्लास मैंने आपको बता रखा, आपकी 9 बजे से लेके आपकी 10 बजे तक आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए भाई क्लास को एंड करते हैं। ओके बाय।